गाइस आज का जो अपना टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या सब आपको पढ़ना, ये सब चीज पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। पहले देखो, न्यूक्लियोटाइड के लिए आप ये चीज जानो कि न्यूक्लियोटाइड का केमिकल नेचर क्या होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, क्या है न्यूक्लियोटाइड, पहले तो ये चीज जानो। उसके बाद इसका बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका वर्क कैसे, ये कैसे काम करता है, उस चीज को, दो चीज को समझना हम लोग को लिए इम्पोर्टेंट है। और ये मतलब सीएसआई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आते रहता है। और बिल्कुल ये बेसिक चीज है, ये चीज आपको मतलब क्लियरिटी, जैसे डीएनए है, आरएनए है, जो भी न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है, क्योंकि बेसिक यूनिट तो यही हुआ न्यूक्लियोटाइड का, मोनोमरिक यूनिट जो अगर बोलोगे कि न्यूक्लिक एसिड का, तो ये न्यूक्लियोटाइड ही होता है। तो उन चीजों को समझने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये बेसिक चीज बहुत, इसमें बहुत सारी चीज का क्लियर होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और मतलब इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह है ये तो ठीक है, इसके साथ साथ इसका ओरिएंटेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में ये वर्क कैसे करता है, इन चीजों को जानना ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड, इसको हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए, न्यूक्लियोटाइड के लिए सबसे पहले तो ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या है न्यूक्लियोटाइड और मतलब इसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के लिए एक चीज जानो कि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि मतलब ये तीन चीज से मिलकर बना हुआ है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट, क्या चीज से, नाइट्रोजन बेसिस, सेकेंड पेंटोज शुगर, थर्ड फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड ये तीन चीज से मिलकर बना हुआ होता है। तो आपको ये तीनों को इंडिविजुअल पढ़ना है, तीनों को पता चल जाएगा कि क्या क्या फंक्शन है, कैसा ओरिएंटेशन है, तो आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो वैसे बेसिकली हम देखें, अगर हम एक नाइट्रोजन बेसिस को देखें, इसमें आता है प्यूरीन एंड पाइरिमिडिन, ठीक। दूसरा अगर हम पेंटोज शुगर को देखें, तो पेंटोज शुगर में आ जाता है राइबोज एंड डिऑक्सीराइबोज, डिऑक्सीराइबोज। और फॉस्फोरिक एसिड में देखें तो इसके कंस्टिट्यूएंट में फॉस्फेट ग्रुप होता है। और आप ओवरऑल देखें तो न्यूक्लियोटाइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। देखो, इसमें तो एक बेस है, एक एसिड है, बेस भी है, एसिड भी है, उसके बाद ये शुगर। तो इसका मतलब ओवरऑल नेचर क्या होता है, देखो ये जो है ना, नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं, प्यूरिन पाइरिमिडिन, ये वीक बेस होते हैं, वीक बेस। एंड ये फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, ये फॉस्फोरिक एसिड जो जिसका कंस्टिट्यूएंट है फॉस्फेट ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब आप मतलब पीएच के बारे में पढ़ोगे तो ये देखोगे कि हमेशा मतलब हर जगह पे स्ट्रॉन्ग का चलता है। अगर ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका ओवरऑल नेचर अगर देखोगे तो ओवरऑल नेचर इसका एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे न्यूक्लियोटाइड का नेचर क्या होता है, तो एसिडिक होता है। और एसिडिक होता है तो क्यों होता है, क्योंकि मतलब ये जो है फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ है, और फॉस्फोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड नाइट्रोजिनस बेस जो है वो वीक बेस है, इसका लगभग pKa 4 के लगभग होता है। तो ये वीक बेस है। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो हमको ये इसका नेचर जो आएगा एसिडिक। अब इंडिविजुअली हम पहले एक बार और चीज, एक चीज को और जान ले, न्यूक्लियोटाइड का फंक्शंस क्या क्या होता है, उसके बाद फिर हम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को देखते हैं।
देखो अगर हम इसके फंक्शंस को देखें, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखें तो सबसे पहले एक ये मोनोमेरिक यूनिट होता है। मतलब जैसे कोई भी न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो मतलब जो भी न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जो है बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ है, तो वो मोनोमेरिक यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए क्या आ जाएगा, आ जाएगा मोनोमेरिक रिपीटेटिव यूनिट न्यूक्लिक एसिड। ठीक, उसके बाद अगर है राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसका अगर इसका एन पॉलीमर फॉस्फोडाइस्टर, तो ये बन जाएगा आरएनए। और सेम बॉन्ड अगर होगा बन जाएगा डीएनए। देखो ये क्या चीज हुआ कि जैसे न्यूक्लियोटाइड जो बना, जो भी राइबोज शुगर के रिफरेंस में अगर हम जो भी न्यूक्लियोटाइड बना, देखो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है तीन चीज से, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, तीन चीज से बना हुआ होता है। तीन चीज से जो है मतलब इसमें अगर शुगर जो है, अगर राइबोज शुगर न्यूक्लियोटाइड में यूज हुआ तो वो हो गया राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर न्यूक्लियोटाइड में हुआ तो हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम बताएं कि एक मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा जो है इंडिविजुअली जुड़ेगा भी तो एक दूसरे से, तो वो जो जुड़ता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, जब भी अल्कोहल और एसिड के बीच में बॉन्ड बने, जैसे अगर शुगर का हमेशा आप ये जानो कि जो एनोमेरिक वो फर्स्ट कार्बन है, वो फर्स्ट कार्बन हमेशा अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस से। एंड जो ये फिफ्थ कार्बन है, वो फिफ्थ कार्बन जिसपे अल्कोहल होता है, वो फिफ्थ कार्बन अटैच होता है मतलब फॉस्फोरिक एसिड से, फॉस्फेट ग्रुप से। एंड फिर वो फॉस्फेट ग्रुप फिर ऊपर वाले से अटैच होता है थर्ड पोजीशन पे। तो अगर हम ये देखें कि फिफ्थ पोजीशन पे होता है अल्कोहल और फॉस्फोरिक एसिड होता है एसिड, तो अल्कोहल एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है एस्टर बॉन्ड। लेकिन वो जो फॉस्फेट के दोनों साइड है तो वो हो जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो इसीलिए हम बोले कि अगर ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर शुगर राइबोज लिया गया है तो वो हो गया राइबो न्यूक्लियोटाइड। और राइबो न्यूक्लियोटाइड का एन नंबर, बहुत सारे नंबर्स को हम जब जोड़ेंगे मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब बनाएंगे तो हमको ये बन जाएगा आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड से। उसी तरह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एन नंबर हम मिलाएंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के हेल्प से, तो हमको बन जाएगा डीएनए। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि ये सब जो भी मोनोमेरिक यूनिट अटैच होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से होता है। ये इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, बेसिक चीज। उसके बाद आपको इसको हम ये भी बोलते हैं, देखो ये बहुत सारे कोएंजाइम्स का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है NAD, दूसरा होता है NADP, FAD, राइबोफ्लेविन, उसके बाद निकोटिनामाइड होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो कोएंजाइम का ये पार्ट्स कैसे होता है आपको एक चीज में बता देता हूँ। देखो ये होता है निकोटिनामाइड, एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो मतलब ये जो कोएंजाइम्स जो भी है, कोएंजाइम्स मतलब आपको मतलब कोएंजाइम्स का एक स्ट्रक्चरल पार्ट जो है ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है।
तो इसीलिए आपको अगर न्यूक्लियोटाइड का एक फंक्शन तो ये हो गया कि मोनोमेरिक रिपीटेटिव यूनिट हो गया न्यूक्लिक एसिड का। दूसरा है कि ये कोएंजाइम का स्ट्रक्चरल पार्ट फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। जैसे में ये मतलब निकोटिनामाइड, एडिनोसाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, इसी तरह निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। ओवरऑल मेरा ये चीज कहना है कि अगर मतलब ये जितना भी कोएंजाइम्स है इसमें आप देखोगे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ, मतलब न्यूक्लियोटाइड इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कोएंजाइम्स के स्ट्रक्चरल पार्ट में यूज होता है। तो ओवरऑल इसका मतलब एक फंक्शन ये भी है कि ये कोएंजाइम का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाता है। उसके बाद तीसरा है कि इसको हम एनर्जी पर्पज से भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे एटीपी एंड जीटीपी, आप एटीपी को जानते हो कि इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में एटीपी को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। लेकिन हम ये देखें कि एटीपी एंड जीटीपी जो है ये ओवरऑल यूज होता है ट्रांसलेशन में। देखो एटीपी एंड जीटीपी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। और ये फॉस्फेट के बीच में एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है। जब 2 एसिड जुड़ता है तो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनाता है। और एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी उसमें होता है, ठीक है, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है वो। तो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है वो, जब भी ब्रेक डाउन होता है तो उससे बहुत एनर्जी रिलीज होता है। तो इसीलिए हम एटीपी को जो है एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और मतलब अगर आपको ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक तो ये न्यूक्लियोटाइड से मतलब एटीपी, देखो एडिनोसाइन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इसी तरह मतलब इसको एनर्जी करेंसी में यूज हम करते हैं। उसके बाद फिर आपको एक चीज और, एक होता है सीटीपी, एक होता है यूटीपी, फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस। इसको ग्लाइकोजन, देखो ये होता है फॉस्फो बायो सिंथेसिस। और यूटीपी का इस्तेमाल होता है ग्लाइकोजन बायो सिंथेसिस में। तो अगर आप ये देखोगे कि ये सब क्या है कि ये सबसे मतलब जितने भी फॉस्फेट मतलब एनहाइड्राइड बॉन्ड जहां पे भी है, मतलब जहां पे भी एसिड अल्कोहल और उसके बाद आपको एसिड और फिर एसिड जैसे अल्कोहल एसिड में तो एस्टर बॉन्ड बनेगा, फिर एसिड एस्टर में एनहाइड्राइड बॉन्ड बनेगा। ये जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं एनहाइड्राइड एस्टर्स, ये सारे एनर्जी से बॉन्ड होते हैं। इसके बाद बहुत सारी एनर्जी होती है। तो ये जैसे एटीपी जीटीपी जो तो आपको हो गया ट्रांसलेशन में हो गया। उसके बाद सीटीपी जो है ये आपको फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस में होता है। यूटीपी मतलब ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस में होता है। तो ये सब एनर्जी करेंसी की तरह यूज होता है, ठीक है। और इसका और क्या काम है, सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो CAMP CGMP सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जो मतलब जैसे प्राइमरी मैसेंजर पे कोई चीज बाइंड हुआ मतलब सरफेस पर, तो प्राइमरी मैसेंजर पर देखो प्राइमरी मैसेंजर क्या होता है, प्राइमरी मैसेंजर किसी सेल के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। अगर वो बाइंड नहीं हो पाता है तो वो एक मतलब रिसेप्टर पे जाके जुड़ता है और वो सेल के अंदर एक सेकेंडरी प्रोटीन रिलीज करता है। और वो सेकेंडरी प्रोटीन मतलब आगे इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो इसीलिए मतलब ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट,
ये जो है और ये CGMP जो है ये मतलब सेकेंडरी मैसेंजर की तरफ। वैसे तो आप ये देखोगे कि न्यूक्लियोटाइड ये AMP जो है ना, ये AMP फर्स्ट मतलब डिस्कवर्ड वो है, और इसमें मतलब फर्स्ट डिस्कवर मैसेंजर ये है साइक्लिक AMP, और ये प्राइमरी मैसेंजर की तरह भी वर्क करता है। लेकिन आपको इतना मेन आपका जो फंक्शंस हो गया जिसपे क्वेश्चन वगैरह आता है ये, हाँ, और इसका न्यूक्लियोटाइड का जो है मतलब इसका सिंथेटिक एनालॉग जो होता है, मतलब इस मतलब सेम टाइप का न्यूक्लियोटाइड ये आपको कैंसर में इस्तेमाल होता है, आपको फिर इम्यून रिस्पॉन्स के उसमें हेल्प करता है। तो इसका बहुत सारा फंक्शंस है जिसमें कि आपको बस एक जैसे अगर जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जो भी मतलब मेडिकल रिलेटेड कोर्स कोई कर रहा है, तो उसको ये सब चीज बताया जाएगा कि सिंथेटिक एनालॉग्स में भी ये वर्क करता है, वो मतलब काम आता है। जैसे में कैंसर ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज है। उसके बाद और कुछ कुछ टॉपिक है मतलब कि जैसे फंक्शंस इसका तो मैंने आपको ओवरऑल जो मेन चीज है, ये इससे बाहर चीज तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ये मेन फंक्शन है कुछ कुछ इसका। और जैसे प्राइमरी मैसेंजर वाला चीज बता दिया, सेकेंडरी मैसेंजर तो है ही, एनर्जी करेंसी कोएंजाइम्स वाला पार्ट हो गया। उसके बाद कुछ कुछ और भी है, तो इतना डिटेल्स में मतलब जो चीज का जरूरत नहीं है उसको हम नहीं लेंगे यहाँ। ठीक, देखो बहुत सारे फंक्शन में एक होता है आपको एस एडिनोसाइन मिथियोनिन, SAM जिसको बोलते हैं, वो मिथाइल डोनर। आपको मैंने बताया ना इसका बहुत सारा फंक्शन है। जैसे आपको पहले क्या चीज बताया, एक तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक फॉर्म में मतलब यूज जो होता है। सेकेंड हो गया कोएंजाइम्स का स्ट्रक्चरल पार्ट है, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, फिर प्राइमरी मैसेंजर का भी काम करता है। उसके बाद एनर्जी करेंसी का काम करता है, मतलब सिंथेटिक एनालॉग्स की तरह काम करता है कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। और इसको मिथाइल डोनर भी बोलते हैं, क्योंकि एडिनोसाइनिल मिथियोनिन जिसको SAM बोलते हैं, तो SAM से वो मिथाइल को डोनेट करता है, मिथाइल, इसलिए इसको मिथाइल डोनर भी करते हैं। इसीलिए इसका यूज बहुत भी फंक्शन बहुत है। लेकिन चलो अब उसको नहीं, अब आगे देखते हैं। आगे मेरा और टॉपिक है। अब देखो मैंने आपको बताया तीन चीज से, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट मैंने लिया था नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस जो लिया था, तो नाइट्रोजन बेसिस में आप ये देखो कि एक तो बताया प्यूरिन और एक बताया पायरिमिडिन। नाइट्रोजन बेसिस में एक बताया प्यूरिन और एक बताया पायरिमिडिन। तो ये क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है ये। और आपको दो दो तरह, एक ये होगा आपको प्यूरिन, ये दो रिंग से, ये प्यूरिन जो है ये 2 रिंग से मिलके बना हुआ होता है, और ये 1 रिंग से मिलके बना हुआ होता है। तो ये जो 2 रिंग होता है, ये 2 रिंग में, अच्छा ये हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोले, हेट्रोसाइक्लिक इसलिए बोले क्योंकि जो भी रिंग है वो, जैसे आपको मान के चलो डायाजिन रिंग हुआ, एक होता है इमिडाजोल रिंग, 2 रिंग, जिससे 2 रिंग, इसको देखो, एक होता है डायाजिन, डायाजिन रिंग, दूसरा होता है इमिडाजोल। देखो ये डायाजिन जो रिंग्स है ये कैसे बनता है, देखो ये हो गया आपको 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन से मिलके ये कंपाउंड, ये रिंग बनता है डायाजिन रिंग, ठीक है। उसी तरह अब इमिडाजोल रिंग जो होता है ये आपको ऐसे बनेगा, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। हाँ। तो ये क्या हुआ, 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन, 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। उसी तरह पायरिमिडीन एक सिंगल, ये सिंगल रिंग जो होता है ये डायाजिन रिंग होता है। तो डायाजिन रिंग होता है तो फिर ये इस तरह का
मतलब यहाँ पे एन, बाकी जगह सी, सी, 4 सी हो गया। उसके बाद 1 2 और 3, 3 डबल बॉन्ड। ठीक, ये हो गया डायाजिन रिंग। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन, मतलब देखो और या तो इसको ये डाया इमिडाजोल रिंग, या इसको ये भी बोल देते हैं, डायाजिन को हम पायरिमिडिन भी बोल देते हैं। तो ओवरऑल ये कहना है कि प्यूरिन जो है दो मतलब हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, दो मतलब दो रिंग से बना हुआ कंपाउंड है, जिसमें दो रिंग कौन कौन सा है, एक तो है डायाजिन, दूसरा है इमिडाजोल। उसके बाद पायरिमिडिन जो है एक सिंगल रिंग से बना हुआ, वो जो कि है डायाजिन रिंग से बना हुआ है। और इसमें दोनों में क्या है कि ये डायाजिन रिंग में दो मतलब नाइट्रोजन और 4 कार्बन, इसमें 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन, उसमें जो है उसमें 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन। तो अब हमको इसी को डिटेल में पढ़ना है कि प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पायरिमिडिन का कैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो अब ये देखो, ये हो गया आपको प्यूरिन। तो प्यूरिन जो है देखो क्या चीज होता है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर। अब देखो इसका कंडीशन, ये जो नंबरिंग हुआ, ये नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये आप देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब क्लॉक के विपरीत डायरेक्शन में, मतलब ये नंबरिंग हुआ। ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से नंबरिंग हुआ। और इसका देखो 7 8 9 मतलब क्लॉकवाइज, तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो ये हो गया प्यूरिन का स्ट्रक्चर। अब देखो, देखो ये सब जितना भी है ये सब कार्बन है, जितना भी ये सब कार्बन है। तो अब इसमें जो जैसे ये तो प्यूरिन है, ये पायरिमिडिन, इसका जब नंबरिंग होगा तो इसका नंबरिंग इधर से नहीं होगा, इसका नंबरिंग इधर से होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी कौन सा हुआ, इसमें भी देखो क्लॉकवाइज नंबरिंग हुआ। ठीक है, और इसका एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो प्यूरिन दो रिंग से मिलकर बना हुआ होता है, पायरिमिडिन सिंगल रिंग से बना हुआ होता है। अब देखो प्यूरिन कौन कौन होता है, प्यूरिन के अंदर आ जाता है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, उसके बाद आ गया ग्वानोसाइन। हाँ, ग्वानोसाइन जो है, आप ये चीज देख लो, ग्वानोसाइन जो है फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट डेवलप मतलब डिस्कवर्ड था किससे, बर्ड एक्सक्रेटा, जो ग्वानो होता है, ग्वानो से ये फर्स्ट नाइट्रोजन वेस्ट डेवलप हुआ था, डिस्कवर हुआ था, जिसको हम नाम दे दिए ग्वानोसिन। ठीक, तो एडिनोसाइन और ग्वानोसाइन ये हो गया प्यूरिन। और पायरिमिडिन के अंदर हो गया थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सब हो गया आपको पायरिमिडिन के अंदर। अब देखो ये प्यूरिन को मतलब 6 पोजीशन पे, या तो ऑक्सो या कीटो, मतलब या तो एमिनो या कीटो ग्रुप के रेफरेंस में 6 पोजीशन पर इसको डिवाइड किया गया प्यूरिन को। एक है एमिनो, इधर है कीटो या ऑक्सो, ऑक्सो। तो इसमें एमिनो में है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, कीटो में है ग्वानोसाइन, ग्वानोसाइन। उसके बाद आपको
इधर है हाइपोजेंथिन, जेंथिन, यूरिक एसिड, ये सब इसमें है। तो ये एडिनोसाइन जो है एमिनो मतलब 6 पोजीशन पे वेरिएशन, 6 पोजीशन पे वेरिएशंस की वजह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। चलो देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एडिनोसाइन जो है, एडिनोसाइन को हम बोलते हैं 6 एमिनो प्यूरिन। 6 एमिनो प्यूरिन का मतलब 6 पोजीशन पर हमको NH2 ग्रुप अगर हम लगा दिए, NH2 ग्रुप अगर लगा दिए तो ये हमको हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 एमिनो प्यूरिन, जिसको क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन। ये हो गया एडिनोसाइन। अब इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको देखें, साइटोसिन को देखें, नहीं अभी ग्वानोसिन देखेंगे, हाइपोजेंसिन देखेंगे। अच्छा, ग्वानिन को देखते हैं। देखो ठीक, अगर ये हमको यहाँ आपको दे दो कीटो ग्रुप और यहाँ पे दे दो NH2 ग्रुप, तो NH2 ग्रुप जैसे ही दे दोगे तो ये हमको हो गया तो ये हो गया आपको ग्वानिन, ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आपको ग्वानिन। ग्वानिन में क्या हुआ कि सेकेंड पोजीशन पे आपको एमिनो ग्रुप आ गया एंड 6th पोजीशन पे ऑक्सो बोल दो या कीटो, ऑक्सो या कीटो प्यूरिन। तो आपको मतलब एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, देखो ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, ये नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ये आपको मैंने बताया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्यूरिन को, फर्स्ट पढ़ेंगे प्यूरिन। प्यूरिन क्या है, डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग, डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग से बना हुआ है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोले, हेट्रोसाइक्लिक इसलिए बोले जैसे कोई भी कंपाउंड है सेम एटम से मिलकर, जैसे कार्बन सेम एलिमेंट से बनके नहीं हुआ, कार्बन 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 नाइट्रोजन से। तो ये जो डबल बॉन्ड है मतलब 2 रिंग है, ये रिंग मतलब अलग अलग एलिमेंट से बना, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए हम हेट्रोसाइक्लिक बोल देते हैं। तो ये जो 2 रिंग से बना हुआ है, ये कौन कौन सा, एक तो 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग को हम क्या बोल देते हैं, डायाजिन रिंग, डायाजिन रिंग, डायाजिन रिंग। और ये डायाजिन रिंग या तो इसको हम पायरिमिडिन रिंग, इसको बोल देते हैं पायरिमिडिन रिंग। स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बाकी सब कार्बन कार्बन, ठीक, यहाँ 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 ये 3 बॉन्ड। अब जो है ये इस रिंग में आपको क्या नजर आ रहा है, देखो इसका नंबरिंग कैसे होगा ये भी देख लो, 1 2 3 4 5 6। ये हम किसका बात कर रहे हैं, जब प्यूरिन के अंदर ये रहेगा तो इसका नंबरिंग इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस यही सेम रिंग डायाजिन रिंग जब प्यूरिन में रहता है तो एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग होता है, जब ये पायरिमिडिन होता है उसमें क्लॉकवाइज नंबरिंग होता है।
तो इसमें अगर आपको क्या मिला कि 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है, ये मिल गया आपको। दूसरा रिंग जो इसमें होगा जिसको हम बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक। जब हम इसका काउंटिंग करते हैं, देखो जब हम मतलब इसमें अगर नंबरिंग होगा ना, तो जैसे ये जब जुड़ेगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो ये तो जाके उस पर बाइंड मतलब जोड़ देंगे, और ये इस तीनों का काउंटिंग हमको करना है। तो ये आ जाता है 7 और ये आ जाता है 8 और ये आ जाता है 9, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि ये तो हो गया एंटी क्लॉक, लेकिन इसका नंबरिंग हो जाता है क्लॉकवाइज। तो इस रिंग के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये हम 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ रिंग है। तो 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ, तो ये दोनों मिल करके हमको बनाता है नाइट्रोजन बेस प्यूरिन। अब प्यूरिन बनाता है तो प्यूरिन में क्या क्या चीज, डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग हुआ। अब इसका प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, देखो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसे टाइप का बनेगा, ठीक 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 ठीक। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये स्ट्रक्चर है प्यूरिन का। अब जो भी वैलेंसी है आप उसको बैलेंस कर दो। जैसे आप देखो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन कितना होता है 7, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन 6 और ये नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन यहाँ पे ये सब। तो अगर यहाँ जैसे 2 है, यहाँ अगर आपको एक ये हो गया एक ये हो गया 2 और 2, तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि हमको टोटल कितना करना है 5 करना है, जिसमें लोन पेयर 2 हो गया, एक बॉन्ड एक ये 2 2 2 4 और एक, मतलब यहाँ पे भी तो वही हो गया ना 2 2 4, हाँ तो यहाँ एक हाइड्रोजन हो जाएगा। 5 ही तो बैलेंस करना है। इन सब जगह पे तो 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो ही गया, तो 5 हो गया। तो इसी तरह जहां पे भी है, जैसे यहाँ पे अगर कार्बन है, देखो यहाँ के कार्बन पे 1 2 3 ये 4 बन ही रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ के कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा, तो यहाँ के कार्बन पर 1 2 3 4 यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा। तो ओवरऑल हम ये चीज बोले कि वैलेंसी के हिसाब से इसको सेट करना होता है। तो ये हो गया आपको नाइट्रोजन बेस्ड प्यूरिन, प्यूरिन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। अब प्यूरिन में क्या आ जाता है, प्यूरिन में आता है एडेनिन, एडेनिन ग्वानिन। ग्वानिन के बारे में एक चीज बताऊंगा कि ये फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस डेवलप हुआ था, जो कि बर्ड के एक्सक्रेटा से ग्वानो से मतलब हमको मिला था, मतलब डिस्कवरी इसका हुआ था, तो इसीलिए इसको नाम दे दिए थे ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन, तो एडेनिन और ग्वानिन हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं प्यूरिन पे, प्यूरिन के 6 पोजीशन पे अलग अलग ग्रुप मतलब लगने के कारण इसको मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक दिया गया है एमिनो ग्रुप, एमिनो, दूसरा दिया है कीटो ग्रुप, ठीक है। तो एमिनो ग्रुप के अंदर आता है ये एडेनिन, कीटो ग्रुप के आता है अंदर आता है ग्वानिन। तो एडेनिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो एडेनिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो नंबरिंग है इसमें क्या हुआ है, एंटी क्लॉक वाइज है, क्लॉक के विपरीत डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर 7 8 9 है तो इसका मतलब क्लॉक वाइज। तो ये जो रिंग है इसमें एक एंटी क्लॉक वाइज और एक क्लॉक वाइज हुआ है नंबरिंग। तो ये नंबरिंग जो है इसका नाम अगर हम लिखे तो इसको एडेनिन जो हम लिखते हैं एडेनिन, इसको हम ये लिखेंगे 6 एमिनो प्यूरिन, 6 एमिनो प्यूरिन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को 6 एमिनो प्यूरिन लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम ग्वानिन को देखें,
ग्वानिन को देखें तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर आएगा अब देखो यहाँ तो आ गया ये कीटोन, यहाँ आ गया NH2। इसको इस ग्वानिन को हम ये लिख सकते हैं 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। तो इस मतलब जिसमें एमाइनो 6 पोजीशन में अगर एमाइनो ग्रुप है तो वो मतलब आपको एमाइन ग्रुप में आ गया। अगर 6 पोजीशन में कीटो ग्रुप है तो वो कीटो ग्रुप के अंदर आ गया। तो और भी जैसे कीटो ग्रुप में और भी होते हैं, जैसे होते हैं हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन का स्ट्रक्चर क्या होता है देख लो। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको मतलब पता चलना चाहिए कि कैसे क्यों हुआ, कौन बॉन्ड क्यों बना। यहाँ पे आपको इधर तो कुछ नहीं, यहाँ एच लगा दो। अब ये स्ट्रक्चर जो आपको बनेगा ना, ये स्ट्रक्चर है हाइपोजेंथिन। ठीक, अब दूसरा स्ट्रक्चर होता है जेंथिन। 6 पोजीशन पे कीटो ग्रुप है। 1 नंबर तो आपको ये हो गया, 2 नंबर में ये हो गया हाइपोजेंथिन। अब तीसरा स्ट्रक्चर हो गया जेंथिन। जेंथिन का स्ट्रक्चर देखो, नंबरिंग कैसे होगा 1 2 3 4 5 6। एक का तो हो गया आपको एंटी क्लॉकवाइज 7 8 9, ये हो गया क्लॉकवाइज। मतलब 2 रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो मैं आपको बता रहा था। देखो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैसे, यहाँ एक नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, कार्बन 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 कार्बन। मतलब ये 2 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना नाइट्रोजन और कार्बन, इसीलिए हेट्रोसाइक्लिक बोल दिया। अगर सेम अगर जैसे सारा ये कार्बन कार्बन ही होता तो ये होमोसाइक्लिक रिंग हो जाता। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्यों हुआ, अगर हम अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है तो ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब हम जेंथिन के लिए देखें, जेंथिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होगा। नंबरिंग आप हमेशा ये चीज ध्यान रखोगे कैसे होगा नंबरिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे एक O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O। अब देखो यहाँ पे N, यहाँ पे N। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2 6, इसको लिख सकते हैं 2 6। डाइऑक्सीप्यूरिन। जेंथिन का दूसरा नाम क्या हो गया 2,4 डाइऑक्सी। इसी में आ जाता है एक यूरिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा देखो कैसे बनेगा। टू फोर डाइऑक्सी बोल दो या 2,4 ऑक्सोप्यूरिन बोल दो ना, ऑक्सोप्यूरिन इसको। और यहाँ पे ले लो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक टेबल यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक, तो अगर आप ये देखोगे कि हम क्या किए, एक तो यहाँ पे इस जगह पे डबल बॉन्ड, एक इस जगह पे डबल बॉन्ड और एक इस जगह पे डबल बॉन्ड, इस जगह पे डबल बॉन्ड लगा दिए तो यूरिक एसिड का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 6 8 ऑक्सोप्यूरिन। आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि देखो सबसे पहले नाइट्रोजन बेसिस जो है 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, वो 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या क्या है, पहला रिंग है आपको डायाजिन रिंग। डायाजिन रिंग जिसको हम पायरिमिडिन रिंग बोलते हैं। उसके बाद दूसरा रिंग जो है इमिडाजोल रिंग होता है।
जो पहला रिंग है डायाजीन वो 6 मेंबर रिंग है जिसमें 2 कार्बन 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन है। उसी तरह इमिडाजोल रिंग जो है वो 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ रिंग है। तो ये दोनों रिंग जब हम फ्यूज करते हैं तो हमको बनता है प्यूरिन। प्यूरिन बनता है तो प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर ये है। और ये एडेनिन और ग्वानिन जो है इसको हम सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी मेरा प्यूरिन का हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं NH2 डाल दें, मतलब एडिशन कर दें NH2 का, या ओ मतलब कीटो ग्रुप का कर दे तो हमको ये मतलब कंपाउंड मिलता है। तो इसीलिए हम इसको सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन भी बोलते हैं। और रहा बात क्या कि हम एडेनिन को देखें, जब प्यूरिन के 6 पोजीशन पर ये जो 2 रिंग है इसके 6 पोजीशन पे वेरिएशन के मतलब ग्रुप के वेरिएशन की वजह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है एमिनो ग्रुप, दूसरा है कीटो ग्रुप। एमिनो ग्रुप अगर 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाएगा आपको एमिनो। एमिनो का एग्जांपल हो जाता है एडेनिन। एडेनिन जो है क्या होता है 6 पोजीशन पे NH2 जाकर के अटैच हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं, उसको 6 एमिनो प्यूरिन भी हम बोल सकते हैं। दूसरा अब आ जाता है ग्वानिन। ग्वानिन के लिए हम क्या बोलेंगे, ग्वानिन के लिए 6 पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ जाता है एंड सेकेंड ग्रुप पे NH2 आ जाता है। तो लेकिन हम डिवाइड किए हैं 6 पोजीशन की वजह से तो हम 6 पोजीशन पे आपको आ गया कीटोन ग्रुप। तो इसको हम नाम दे दिए 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। ठीक है, ग्वानिन को। ग्वानिन के बाद आता है एक हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन में क्या होता है, हाइपोजेंथिन में ये NH2 हट जाता है, बस ये डबल बॉन्ड O एक ही मतलब 6 पोजीशन पे कीटो ग्रुप होता है तो इसको हम बोल देते हैं 6 ऑक्सोप्यूरिन। ये बोल देते हैं 6 ऑक्सोप्यूरिन। ठीक, उसके बाद तीसरा आ जाता है जेंथिन। जेंथिन, जेंथिन में क्या हो जाता है सेकेंड पोजीशन पे और 6 पोजीशन दोनों जगह पे मतलब कीटो ग्रुप आ जाता है। तो दोनों जगह पे कीटो ग्रुप आ जाता है तो ये आपको इसको 2,6 ऑक्सोप्यूरिन बोल देंगे। उसी तरह यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड में 3 पोजीशन पे सेकेंड पोजीशन 6 पोजीशन एंड 8 पोजीशन तीनों पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आ जाता है तो हम उसको बोल देते हैं 2,6,8 ऑक्सोप्यूरिन जो कि यूरिक एसिड कहलाता है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया प्यूरिन का। अब आगे देखते हैं पायरिमिडिन। अब दूसरा नाइट्रोजन बेस है पायरिमिडिन। पायरिमिडिन, पायरिमिडिन देखो ये सिंगल रिंग, सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग से बना हुआ होता है, रिंग से बना हुआ है। इसमें आपको मैंने बताया एक ही रिंग होगा डायाजीन रिंग। डायाजीन रिंग, डायाजीन रिंग बनेगा कैसे देखो, ठीक। अब डायाजीन रिंग, हाँ ठीक, इसमें नंबरिंग जो हो जाता है ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबरिंग हो जाता है क्लॉकवाइज। ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो डायाजीन रिंग में क्या हो गया 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, इसका जो मतलब नंबरिंग हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब पायरिमिडिन का एग्जांपल क्या है, पायरिमिडिन का थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये 3 एग्जांपल है। ठीक है, 3 एग्जांपल है। इसको भी 6 पोजीशन के बेस पे, एक तो एमिनो कीटो मतलब 2 ग्रुप में इसको भी डिवाइड किया गया। एमिनो में हो गया आपको साइटोसिन, साइटोसिन। कीटो में हो गया आपको यूरेसिल, थायमिन। अब देखो साइटोसिन में क्या होता है, साइटोसिन का स्ट्रक्चर होगा कि 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप डालना है। ये इसमें 4th पोजीशन, सॉरी इसमें जैसे उसमें
सिक्स पोजीशन को लेके, इसमें फोर्थ पोजीशन को लेकर के। इसमें देखो आपको, क्योंकि उसमें नंबरिंग जो हुआ था यहाँ से हुआ था तो ये सिक्स पोजीशन आ रहा था, यहाँ पे देखो नंबरिंग हो रहा है फोर्थ पोजीशन, इसमें फोर्थ पोजीशन के उसके रेस्पेक्ट में दिया गया। यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में अगर हमको दे दिया NH2 ग्रुप, ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन में हमको अगर NH2 ग्रुप दे दिया है तो इसके बेस पर हम इसको मतलब डिवाइड किए हैं। तो ये हो गया साइटोसिन। साइटोसिन को हम बोल सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम नंबरिंग करें तो देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह नंबरिंग होगा। इस तरह नंबरिंग होगा, इसका मतलब ये कौन से डायरेक्शन में नंबरिंग हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग हुआ तो इसका अगर हम नाम देखें तो नाम हम दे दें 2 ऑक्सो, ठीक, 6 4 एमाइनो, एमाइनो पायरिमिडीन बोल सकते हैं, पायरिमिडीन बोल सकते हैं। और ऐसे भी आप देखो एडेनिन जुड़ता है थायमिन और यूरेसिल के साथ, जी जो ग्वानिन है वो जुड़ता है सी साइटोसिन के साथ। तो ग्वानिन पे आपने देखा होगा, ग्वानिन पे मतलब 6 पोजीशन पे ऑक्सो, सेकेंड पोजीशन पे एमाइनो। तो यहाँ पे मतलब अगर उल्टा बॉन्ड बनता है ATGC, ए और टी के साथ जुड़ता है, GC के साथ जुड़ता है, तो ग्वानिन जुड़ता है जाके साइटोसिन के साथ। तो साइटोसिन के साथ जुड़ता है जिस जगह पे, वहां मतलब आप देखो साइटोसिन को मैंने डिवाइड किया था, उसको कीटो ग्रुप में डाला था, 6 पोजीशन पे कीटो ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड O, 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है, वो इसी से बाइंड होगा। तो इस पोजीशन पे NH2 होगा और यहाँ जहां उसमें NH2 है वहां इसमें डबल बॉन्ड O होगा, क्योंकि बॉन्ड भी तो बनाना है ओवरऑल। तो ओवरऑल बॉन्ड बनाना है तो उस चीज से आपको इसको याद रख सकते हो। अगर आपको मतलब ग्वानिन का याद है कि ग्वानिन में मतलब 6 पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O था और सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप था, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ जाएगा, वहां पे 6 पोजीशन जो था वो अब फोर्थ पोजीशन यहाँ हो गया, यहाँ NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो इस चीज से आप उसको ध्यान रख सकते हो। उसके बाद आप देख लो यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है, यूरेसिल का स्ट्रक्चर देख लो। यूरेसिल में एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, एक ये होगा, ये होगा, उसके बाद आपको डबल बॉन्ड यहाँ होगा। काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह काउंटिंग होगा। और हम इसको, ये मैंने यूरेसिल के लिए बनाया है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ 2,4 डाइऑक्सी 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, ठीक, 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन। और इसी को अगर मैं थायमिन के लिए देखूं तो थायमिन के लिए इसमें और कुछ नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाता है। देखो दिखा देता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जोड़ दो, ठीक, मिथाइल ग्रुप को बस ऐड करना था, इसमें और कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसको बोल दें, इसको बोलेंगे 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल, पायरिमिडीन। तो ये आपका हो गया थायमिन, ये हो गया यूरासिल का स्ट्रक्चर, ये हो गया थायमिन का स्ट्रक्चर। तो गाइज ये आपको ओवरऑल नाइट्रोजन बेस के स्ट्रक्चर है, कैसे नंबरिंग हुआ, क्लॉकवाइज कौन सा हुआ, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज हुआ। हाँ, इसमें दे सकते हो 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन से बना हुआ रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग हुआ। और मतलब जहां भी है बैलेंसी को बैलेंस करो, बस ओवरऑल ये चीज खत्म हुआ। अब इसमें क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता देता हूँ। देखो नाइट्रोजन बेसेस जो है ये टोटोमर्स के फॉर्म में भी होते हैं, जैसे टोटोमर्स मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उससे आता है, टोटोमेरिज्म से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आता है। अब तो एक वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, ऐसे है ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें में पूछता है, इसमें नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप ये जान लो कि C डबल बॉन्ड O इधर NH, ठीक है, NH, और ये आपको कन्वर्ट हो जाता है COH
डबल बॉन्ड इधर एन आ जाता है। तो ये देखो ये है आपको कीटो फॉर्म, ये है कीटो का इनॉल। कीटो का जो टोटोमर होता है, कीटो का इनॉल होता है, मतलब कीटो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये चीज तो आपको मतलब केमिस्ट्री का है, लेकिन मैं बताता हूँ। ये इसको बोल देते हैं लैक्टम। टोटोमेरिज्म देखो, नाइट्रोजन बेसिस जो है टोटोमेरिज्म शो करता है, जैसे कीटो एनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें एनॉल में जो कन्वर्ट होता है, ये तो होता है लैक्टम और ये होता है लैक्टिन। तो इसमें क्या होता है देखो, मतलब कीटो और इनॉल जो है, मतलब फंक्शनली जो ज्यादा स्टेबल जिस हिसाब से होता है वहां पे वो फॉर्म हो जाता है। इसके पास भी अगर हमारे पास कीटो है तो इनॉल में कन्वर्ट होने का ऑप्शन है। तो ये इसीलिए टोटोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि ये कीटो फॉर्म में भी स्टेबल है, इनॉल फॉर्म में भी। कभी ये कीटो से इनॉल बन जाएगा, कभी इनॉल से कीटो बन जाएगा। तो इसी को हम बोल देते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में ओवरऑल क्या होता है, ये डबल बॉन्ड आपको यहाँ शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा। मतलब टोटोमेरिज्म का जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, इसमें जब देखोगे कि मतलब टोटोमेरिज्म जो होता है कैसे होता है, ये डबल बॉन्ड को है, ये डबल बॉन्ड को यहाँ सामने शिफ्ट करना है, और एक इस मतलब ये जो यहाँ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहाँ लगा देना है। तो देखो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ये नाइट्रोजन बेसिस जो है टोटोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे जिसमें जितना ज्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी है हाइड्रोजन, जैसे आपको ये देखते हो ए टी एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। ग्वानिन जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ। तो ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का क्या मैटर है, ये चीज देखना है। तो इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये ए टी और जी सी जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो आप अपने लोग को चेक करना है मैक्सिमम मैक्सिमम एच बॉन्डिंग की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी लिख दो, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, अब ए टी के साथ दो और जीसी मतलब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच, जीसी के बीच नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये आपको पता करना है। देखो कोई भी बॉन्ड बनाने का जो टेंडेंसी होता है ना, वो वैलेंसी से डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, नाइट्रोजन का वैलेंस देखो, अगर हम बोले आउटर मोस्ट सेल में हमेशा ऑक्टेट देखो कंप्लीट होने का, अगर देखो अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है इसका मतलब उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है और लगभग 7-8 न्यूट्रॉन्स है। तो ओवरऑल जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब हम एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन पता कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन पता कर लिए, अब उसको जो हम अरेंज करेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको करना है क्या, ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। ऑक्टेट कंप्लीट करना, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो ये लेगा तो, लेकिन इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। लेकिन ये मतलब बॉन्ड कितने से बना सकता है, 3 से, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा, ठीक। और हमेशा वैलेंस और वैलेंसी कहीं कहीं पे वैलेंस और वैलेंसी सेम होता है, कहीं कहीं पे डिफरेंट होता है। जैसे आप देखो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, जिसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 होना चाहिए, तो उसमें है 4। तो 4 2 6 हो गया, 4 है तो इसका मतलब ये 4 दे भी सकता है किसी को, 4 ले भी सकता है। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी 4 है, इसीलिए कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 से बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन 3 से बॉन्ड बना सकता है, और नाइट्रोजन 3 से मतलब आउटर मोस्ट में 5 है, 3 से बॉन्ड बना सकता है, तो 2 तो उसका एक्स्ट्रा रहता है। तो 2 जो एक्स्ट्रा रहता है वो लोन पेयर में रिप्रेजेंट होता है, हो जाता है। लेकिन कार्बन में 4 ही है और चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाता है, तो उसमें कोई लोन पेयर नहीं बचता है। तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, मतलब 1 लोन पेयर बनाने का टेंडेंसी है और 3 से बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी है। तो ये चीज आपको जस्टिफाई कर देगा कि कहाँ क्यों सबसे मतलब ए टी के साथ मतलब क्या प्रॉब्लम है, जीसी के साथ। देखो आप एक चीज बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड जो भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए होता है हाइड्रोजन जो भी अटैच है, हाइड्रोजन अटैच जब भी होना चाहिए वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉर एग्जांपल
फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन का लगभग En4 होता है। तो H अगर अटैच है इस हाईली इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी डोनर जिसके पास लोन पेयर भी है और H है, तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जाके बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन है कि H इज अटैच विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे ये FON है, तो FON से ध्यान आ जाना चाहिए कि हाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी लगता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का साइट कहाँ है। अच्छा एक चीज बताओ, ए और मतलब एडेनिन ग्वानिन दोनों में डिफरेंस आप देखो क्या चीज का है। डिफरेंस देखो कि अब कौन, गुड मॉर्निंग गाइस, जो एक चीज बताओ अभी देखो, ये बिल्कुल बेसिक सा बात है। जैसे अभी आपको मैंने एक चीज बताया है कि H जब भी अटैच अगर होता है FON से, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का बनने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है इसका मतलब सबसे ज्यादा En इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, तो इस हिसाब से है। तो अब हम प्रायोरिटी अगर किसी कहीं पे देना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ ज्यादा बनेगा, तो अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को देंगे, फिर ऑक्सीजन को देंगे, फिर लास्ट में नाइट्रोजन को देंगे। ठीक है, ये बात आ गया क्लियर। तो अगर ये बात देखो तो आप एक जगह कहीं देखो कि इस मतलब इसमें इस दोनों में क्या डिफरेंस है। AQ डबल बॉन्ड बनाता है, GQ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, मतलब 3 बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ये क्यों बनाया उसका की रीजन देखो कि आप ये देखो कि इस पे जो साइट है नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, इस पे कितने नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है। 4 नाइट्रोजन है मतलब नाइट्रोजन 4 है। ठीक है, अब हमको इस पे देखो, एक नाइट्रोजन, 2 3 4 5, नाइट्रोजन भी 5 है, उसके बाद एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप भी है, ये कीटो ग्रुप भी है। इसका मतलब कहीं पे हमको मतलब टोटल 5 है, कहीं पे हमको 5 और एक अलग है 6, कहीं पे हमको 6 ग्रुप मिल रहा है, कहीं हमको 5 ही ग्रुप मिल रहा है। तो जहां पे 5 ग्रुप है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का टेंडेंसी कम होगा कि नहीं होगा, बताओ, कम होगा। जहां पे ज्यादा मतलब जैसे एक तो सबसे पहले अगर ये डबल बॉन्ड O है तो नाइट्रो इस पे किसी पे भी डबल बॉन्ड O नहीं है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि O का टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का ज्यादा होता है N के रेस्पेक्ट में। तो इसमें सब में तो N है, इसमें लेकिन एक डबल बॉन्ड O है, तो O के पास तो ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी। क्योंकि आप ये जान लो, ग्वानिन जब साइटोसिन से जाके जुड़ेगा तो ये ऑक्सो ग्रुप, ये जो कीटो ग्रुप है, ये एमिनो ग्रुप से जाके जुड़ेगा, और ये ग्रुप जो है ये इस ग्रुप से जाके अटैच होगा। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं बन रहा है, कहीं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वहां पे नाइट्रोजन के जगह अगर कहीं रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसीलिए एडेनिन और ग्वानिन में देखोगे कि एडेनिन में साइट पे हर जगह N है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और इसमें बहुत जगह O प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत जगह O प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका टेंडेंसी बढ़ जाता है कि हाँ ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये चीज क्लियर हो गया। और आपको एक दो चीज और मैं बताना चाहता हूँ। देखो अगर कभी मतलब ये आप सेपरेट देखो, इसको आप ऐसे देखो, अगर सेपरेट देखें, अगर हम इसको अगर एक ये तो जानते हो आप, ये नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेस इसका नेचर बेसिक है। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कभी करा दे, स्ट्रॉन्ग एसिड के रेस्पेक्ट में रख दे, तो प्रोटोनेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर आपको इस जगह पे बोल दे तो सबसे ज्यादा प्रोटीन यहाँ H+ का डोनेशन, प्रोटोनेशन का टेंडेंसी कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस जगह पे यहाँ होगा H+ लेने का टेंडेंसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना ज्यादा है, NH का मतलब +M इफेक्ट, इसका -M तो होता है, लेकिन इस पे लोन पेयर है, डोनेट भी कर सकता है, और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, प्रोटोनेशन मतलब H+ का एडिशन, प्रोटॉन का एडिशन, प्रोटॉन जाएगा कहाँ, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास जाना चाहेगा। तो इसीलिए जहां पे मतलब टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा वहां जाके अटैच होगा। इसका मतलब अगर हमसे पूछ दे कि एडेनिन में मतलब प्रोटोनेशन का साइट क्या हो, तो आंसर होगा N1 पे। और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि स्ट्रॉन्ग एसिड के रेस्पेक्ट में प्रोटोनेशन कहाँ होगा पाइरीमिडीन में, तो आंसर होगा N3। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, असर्शन रीजन बना के क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लेना।
अब ये हो गया। अब हमारा टॉपिक मतलब क्यों डबल बॉन्ड बना, क्यों ट्रिपल बॉन्ड क्लियर हो गया। क्यों बॉन्ड बनता है, क्यों मतलब नाइट्रोजन जो है 5 बॉन्ड मतलब 5 नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें 2 1s2, अरे नाइट्रोजन ऐसे देखो n इक्वल टू 7 7 तो 1s2 2s2 2p 2p3 मतलब आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम अरेंज करेंगे तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, थर्ड में 1 2 3 1 1 1। इसके पास मतलब आउटर मोस्ट में टोटल है कितने, टोटल है 5, जिसमें बॉन्ड बनाना इस ये भरेगा ये भरेगा, मतलब इसको पास 3 मतलब और लेने का टेंडेंसी या 3 से बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी। अगर ये 3 से बॉन्ड बना लेगा तो मतलब 3 का टेंडेंसी हो गया, और ये जो है ये लोन पेयर के रेस्पेक्ट में, इसीलिए हम एन को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं एन लोन पेयर, उसके बाद ये 3 बॉन्ड से ये जाके अटैच होगा, या एच से दे दो या कोई और, अगर एक डबल बॉन्ड आएगा तो एक ही एच होगा। तो ओवरऑल हमको इस तरह बैलेंस ही मेंटेन करना होता है। ये जो भी स्ट्रक्चर बना है मैं तो एक रफली डायग्राम बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कौन कौन सी जगह, लेकिन आप कहीं पे भी बैलेंस हो, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। दूसरा इस जगह पे देखो 1 2 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर होगा, ठीक, एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि 3 बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, 3 इसमें सब में एक एक था, इसमें सब में एक एक था और एक 2, तो एक लोन पेयर आया तो 3 बॉन्ड बनाएगा ना, 3 एक अलग अलग इलेक्ट्रॉन था ना एक सेम ऑर्बिट में, तो 3 तो ये बॉन्ड बनाया एक लोन पेयर। फिर यहाँ पे अगर नाइट्रोजन है देखो 1 2 3 बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बन गया तो खाली लोन पेयर रहेगा। यहाँ देखो 1 2 3 बॉन्ड बन गया तो खाली लोन पेयर रहेगा। तो ऐसा कोई जगह, जैसे यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, एक ये 3 बॉन्ड बन गया, यहाँ एक लोन पेयर रहेगा। तो कभी भी मतलब हमको ये चीज मतलब अब इतना डिटेल तो इसमें लिख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज समझ आ जाना चाहिए, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। मैंने सेपरेटली तो नाइट्रोजन बेस, उसके बाद एक सेकंड मतलब राइबो शुगर ज्यादा बड़ा नहीं है, राइबो शुगर का बस स्ट्रक्चर बताना है, फॉस्फोरिक एसिड का जानते ही हो, तो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अब जो ये शुगर जो है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर में आपको मैंने बताया था एक होगा राइबोज, सेकेंड वन इज डीऑक्सीराइबोज। देखो राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है, एक बात पहले, राइबोज पेंटोज शुगर है, लेकिन ये मतलब बायोलॉजिकल ह्यूमन बॉडी या मतलब जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में है ये रिंग के फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है। इसीलिए आप जब भी देखोगे तो मतलब जैसे बायोकेमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये रिंग फॉर्म में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बायोलॉजिकली ये रिंग फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करता है। तो ये रिंग फॉर्म में, इसका रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर जो होता है देखो, फर्स्ट में तो ये OH ग्रुप हो गया, इधर H हो गया, बाकी HOH H OH इधर H, यहाँ पे CH2OH, ठीक है, 1 2 3 4 5 नंबरिंग। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, इसको हम राइबोज शुगर बोलते हैं, राइबोज शुगर। देखो इसमें क्या चीज होता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में जस्ट इतना सा अंतर होता है कि राइबोज शुगर में मतलब OH ग्रुप यहाँ 2 हो गया, सेकेंड और थर्ड दोनों पे, और इसमें डीऑक्सी राइबोज अगर हम बनाएंगे तो डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, OH H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, इधर OH, इधर CH2OH यहाँ पे। तो ये हो गया काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5। तो डीऑक्सी ये हो गया आपको डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। देखो अब क्या है कि नाइट्रोजन बेस जो है, नाइट्रोजन बेस कहाँ जाके जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस इसका मतलब C1 कार्बन पर, जिसको एनोमेरिक कार्बन मतलब कार्बन बोलते हैं, तो एनोमेरिक कार्बन मतलब C1 पर अटैच होता है नाइट्रोजन बेसिस, इसमें भी C1 पर अटैच होता है, और उसके बाद C5 पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है। उसके ऊपर अगर देखोगे तो वो एक फॉस्फोरिक एसिड दूसरे के थर्ड से जाके अटैच होता है, वो चीज मैं आके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हो गया शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है। शुगर हमेशा रिंग फॉर्म में रहना चाहता है, और शुगर के लिए और भी देखो आप इसका जब वो देखोगे, एक स्ट्रक्चर होता है 2 मतलब इनॉल, एक होता है 3 इनॉल, 3 इनॉल। तो 2 इनॉल और 3 इनॉल में 2 इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो
चेयर फॉर्म होता है। चेयर फॉर्म में जब इसको ट्विस्ट करेंगे मतलब लगभग 7 एंगस्ट्रॉम के लगभग रोटेशन हो देता है, तो लगभग वो आपको मतलब चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म से रिलेटेड है, वो आपको नहीं पूछता है, लेकिन मैंने उसको कहीं देखा था तो मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको वो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका नेक्स्ट अब अपना आ जाता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, अब एक चीज देखो, फॉस्फोरिक एसिड जैसे बोलोगे तो फॉर्मूला आपको याद आएगा H3PO4। H3PO4 H3PO4 जब देखोगे तो अगर आप देखो फॉस्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इसमें 3d खाली है, 3d10 जो है ये खाली है, p में मतलब 3 है। इसके पास जो है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स तो है इसमें, ये जो जैसे सेकेंड आप जो नाइट्रोजन को देख रहे थे, नाइट्रोजन को देख रहे थे कि नाइट्रोजन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 और 2 5 है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा सेल नहीं था कि जो उसमें जा सके, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा सेल खाली है, तो इसका मतलब ये मतलब अपने वैलेंसी को इंक्रीज करके 5 कर सकता है। तो हम जनरली देखें तो 5। और इसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, इसका स्ट्रक्चर बताया जाता है कि पहले एक फॉस्फेट को डबल बॉन्ड से फिक्स कर दो, एक फॉस्फेट को डबल बॉन्ड से फिक्स कर दो, बाकी सब में OH डाल दो, बाकी सब में OH डाल दो, OH डाल दो, ये आपका बन जाता है स्ट्रक्चर फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड आप काउंट कर लो, H3PO4 मतलब OH 3 मतलब 3 है, इसका मतलब 3H 3O इसमें आ गया, एक O अलग से आ गया, एक फॉस्फेट, ये उसको जस्टिफाई कर दिया। तो अब जैसे ये इसका जो रेस्पेक्टिव ग्रुप होता है, रेस्पेक्टिव ग्रुप ऐसे होता है P11O, इधर सब जगह O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस हो जाता है, तो O माइनस H प्लस इससे निकल गया तो O फिर O माइनस बच जाता है। अब इसमें जो रिएक्शन होगा वो आगे होगा। अब हमको ये स्ट्रक्चर देखना है कि इन तीनों का, जैसे अभी मैंने पढ़ा कि नाइट्रोजन बेसिस क्या है, शुगर क्या है, फॉस्फोरिक एसिड क्या है, अब इस तीनों का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वो चीज आपको समझना है। देखो नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर, नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया ये न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इसमें अब देखो क्या होता है कि शुगर लो, एक शुगर लो, ठीक, अब देखो CH2OH, ठीक है। अब देखो ये जो है C1 कार्बन C2 3 4 एंड 5, ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये C1 कार्बन जो है C1 कार्बन और मतलब N9 से जाके अटैच होता है, N9 से जाके अटैच होता है। तो हमको देखो हमेशा एक चीज और ध्यान रखना कि शुगर और नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनता है तो, लेकिन इसको हम बोलते हैं बीटा वन। बीटा क्यों बोले, देखो जब भी शुगर में
एबव द प्लेन हो, OH ग्रुप अगर ऊपर हो, एबव द प्लेन हो, तो उसके लिए हम बीटा यूज करते हैं। अगर हमको OH ग्रुप शुगर में नीचे, अगर यहाँ पे OH ग्रुप नीचे की तरफ होता, वहां हम अल्फा यूज करते। तो यहाँ बीटा, हम ये जो एनोमेरिक कार्बन जो वन फर्स्ट पोजीशन है कार्बन का, उसको हम बीटा पोजीशन इसलिए बोले क्योंकि इसमें OH एबव द प्लेन है, एबव है, तो इसलिए हम बोलते हैं बीटा 1। उसके बाद N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हो गया। उसके बाद इसी में अगर आप देखो कि एक तो ये ले लो शुगर, ठीक, एक ये शुगर ले लो, ऐसे बना लो, ठीक, इधर CH2OH ले लो, ठीक, इधर OH H ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लो यहाँ पे NH2 ग्रुप दे दो, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O ग्रुप दे दो, ठीक है, ये डबल बॉन्ड एक यहाँ आ गया, उसके बाद एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक। अब देखो अगर इसमें आपको पायरिमिडिन में देखो, ये तो था प्यूरिन के लिए, ये यहाँ से ये था प्यूरिन के लिए, और ये है पायरिमिडिन के लिए। तो आपको ये चीज क्या समझ में आई, देखो ये 1 2 3 4 5 6 और ये तो 1 है ही। तो इसके लिए आप देखो कि आपको ये हो गया, आपको ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है, ये एडेनिन प्लस राइबोज मिल के बन गया एडिनोसाइन। देखो हमेशा पायरिमिडिन के साथ अगर हम पायरिमिडिन रिंग में अगर हम शुगर को अटैच करते हैं, तो जब भी हमको ऐड होता है तो ये लास्ट में जो है साइन, मतलब साइन होगा। वही अगर हम पायरिमिडिन में करते हैं तो उसमें DINE अटैच होगा। फॉर एग्जांपल देखो इसको, ये जो स्ट्रक्चर है ये है साइटोसिन का, ये है साइटोसिन। तो साइटोसिन प्लस राइबोज शुगर मिला के क्या बना, साइटिडीन, ठीक। अगर इसी तरह अगर ये जैसे अगर सपोज जैसे ये आपको दिए तो एडेनिन जोड़े थे हम, एडेनिन के जगह ग्वानिन जोड़ दे। अगर हम ग्वानिन जोड़ते तो ग्वानिन का क्या होता है, यहाँ पे एमिनो ग्रुप आ जाता है, यहाँ कीटो ग्रुप आ जाता है। ग्रुप बस चेंज होगा, ग्रुप जैसे ही चेंज होगा तो उसी तरह हम यहाँ पे अगर ग्वानिन को देखें तो ग्वानिन प्लस राइबोज ये हो जाएगा ग्वानोसाइन। वहीं पे अगर यहाँ साइटोसिन की जगह अगर हम थाइमिन देखें, थाइमिन प्लस राइबोज, तो ये आपको हो जाएगा थाइमिडीन। तो ओवरऑल मेरा ये कहने का मतलब है न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, जब नाइट्रोजन बेसेस जो है, बेसेस जब मतलब इसको बोलते हैं एग्लेकेन, इसको बोलते हैं ग्लाइकेन। ग्लाइकेन मतलब शुगर ग्लाइकोजन से रिलेटेड शुगर है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकेन, इसको एग्लाइकेन। ग्लाइकेन और एग्लाइकेन जब हमको जुटता है तो हमको न्यूक्लियोसाइड बनता है, और यही न्यूक्लियोसाइड में अगर हम एक फॉस्फेट ग्रुप बस जोड़ दें तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ओवरऑल ये जो एडेनिन है, एडेनिन आपको ये जुड़ के जो दिखाया, एडेनिन और राइबोज शुगर से अटैचमेंट। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया बीटा 1 N9, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हो गया बीटा, क्योंकि हमने बता दिया कि OH ग्रुप अगर एबव द प्लेन हो तो हमको बीटा ग्रुप देते हैं, तो ये हो गया बीटा ग्रुप, बीटा 1 हो गया, बीटा 1 हो गया। उसके बाद ये N1, बीटा 1 के बाद N1, क्यों, क्योंकि आप देखो पायरिमिडिन में काउंटिंग ऐसे होता है 1 2 3 4 इस तरह करके काउंटिंग, तो ये N1 पे, तो बीटा 1 N1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये रेस्पेक्टिवली जैसे एडेनिन के लिए हुआ उसी तरह ग्वानिन के लिए होगा। ग्वानिन में क्या हो जाएगा, जैसे ये पोजीशन 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, वहां 6 पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ जाएगा, यहाँ अमीनो ग्रुप आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे मतलब कीटो ग्रुप आ जाएगा अमीनो की जगह,
बस पायरिमिडीन और प्यूरिन में सेम चीज रहेगा। लेकिन हमको क्या होगा, इसमें सीखने के लिए क्या चीज मिल रहा है कि जब भी हम न्यूक्लियोसाइड बनता है, जब भी नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस शुगर से जाके अटैच होता है, तब जो हमको मतलब मिलता है वो मिलता है एडिनोसाइन गुआनोसाइन साइन अटैच, मतलब उसके लास्ट में जो साइन अटैच होगा। वहीं अगर जो पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेसिस है उसके साथ शुगर जब अटैच होता है तो उसमें डाइन यूज होता है, जैसे थायमिडीन, उसके बाद होता है मतलब साइटिडीन। तो ये तो हो गया आपको न्यूक्लियोसाइड में अगर आप जैसे ही इसमें अटैच कर दोगे पेंटोस शुगर, इसमें वो फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो जैसे ही अटैच कर दोगे ना, फिर इसको रब कर दो, नीचे का काम खत्म हो जाएगा। जैसे ही इसको वो कर दोगे, अब जो ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। उसमें एक चीज और भी छूट गया जो चलो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड जो ऐसे ही हुआ, तो हम न्यूक्लियोटाइड के लिए जैसे हम प्यूरिन के लिए देखे थे, तो उसी तरह हम इसके लिए न्यूक्लियोटाइड के लिए भी देख लेते हैं इसके लिए। अब देखो, सबसे पहले तो हमको एक शुगर ग्रुप बना लो, चलो शुगर बना लिया, छोटा सा बना लो, छोटा सा, ठीक, शुगर। अब एक नाइट्रोजन बेस बना लो, नाइट्रोजन बेस बना लो, एक NH2 ग्रुप जोड़ दो, ठीक, ये अटैच कर दो, CH2OH की जगह यहाँ O इधर कर दो, P इधर कर दो, एक O इधर कर दो, डबल बॉन्ड यहाँ कर दो, एक O माइनस यहाँ कर दो, जो आगे अटैच होगा, ठीक, आगे अटैच होगा। तो इधर OH, ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4, देखो शुगर, ठीक, OH है, इसके साथ जोड़ दो फॉस्फेट, एक O इधर कर दो, एक O ऊपर खाली कर दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दो, ये तो हो गया OH, H। देखो अभी जो है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया आपको पी शुगर, PS मतलब पेंटोस शुगर, इसको N2 बेस, इसको फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो, जैसे ही शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिला के इसको आपने बोल दिया न्यूक्लियोसाइड। जैसे ही इसमें आपने इसको अटैच किया, अब ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। हमको न्यूक्लियोटाइड ही बनाना था। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है, नाइट्रोजन बेसिस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप तीनों मिल करके न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। हाँ, और एक चीज आपको मैंने बताया नहीं था तभी, देखो ये जो बॉन्ड है, ये C1 और N9 के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये N9 है 8 7, इधर 1 3, याद रखने के लिए। तो ये 1 जो है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो पहले छोड़ो, पहले ये देखो N1, ये जो कार्बन 1 है, ये N9 से जाके अटैच हुआ, तब आपको मैंने बताया था बीटा 1 N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया था। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो मैंने बताया था, लेकिन उसके बाद मैंने आपको और एक चीज एक्सप्लेन किया था कि देखो, आप ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड अभी इसको हम बोलते हैं सिन पोजीशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन सिन है।
लेकिन क्या क्या होता है, कभी कभी ये जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड रोटेट कर जाता है, ये बस इसका जो नाइट्रोजन बेस है ना, बस ये उल्टा इधर उल्टा हो जाएगा, ये बस नाइट्रोजन बेस जो है जैसे इसको हम पलट देंगे, जैसे ही ये नाइट्रोजन बेस पलट जाएगा वो आपको एंटी पोजिशन हो जाएगा। तो सिन एंटी पोजिशन पे भी वो होता है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि बस ये शुगर का ओरिएंटेशन मतलब ये बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये मूव कर गया ना तो वो एंटी पोजिशन हो गया। ठीक, अब ये हो गया। अब ये जो यहाँ पे जो है ये फिफ्थ पोजीशन पे जो अल्कोहल होता है, फिफ्थ पोजीशन पे जो अल्कोहल होता है वो फॉस्फोरिक एसिड से जब भी मतलब वो करेगा, जब भी एसिड जो है, एसिड प्लस अल्कोहल अल्कोहल, जब भी एसिड और अल्कोहल एस्टर बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है एंड H2O रिलीज होता है, H2O बाहर आता है। जब भी एसिड एसिड प्लस एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड बनाता है, एनहाइड्राइड बॉन्ड बनाता है और H2O बाहर निकलता है। तो आपको ये चीज देखना है कि ये फिफ्थ पोजीशन पे जो ये फॉस्फोरिक एसिड जाके अटैच हुआ, फिफ्थ पोजीशन पे जो फॉस्फोरिक एसिड हुआ, यहाँ पे था OH CH2OH, फिफ्थ पोजीशन पे भी अल्कोहल था और ये एसिड से जाके अटैच हुआ। तो जब भी मैंने बताया एसिड और अल्कोहल में रिएक्शन बनेगा तो बॉन्ड बनेगा कौन, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो फॉस्फेट से जुड़ा है तो इसको हम बोल देते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अगर दोनों साइड फॉस्फेट है उसके बीच में बॉन्ड बन गया वो हो गया फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। दो फॉस्फेट के बीच में एस्टर बॉन्ड बना है, दो बॉन्ड फॉस्फेट के बीच बना है तो उसको हम बोल देते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो आपको ओवरऑल जब भी एसिड एसिड से रिएक्शन हो तो आपको एस्टर बॉन्ड बनेगा और ये सब बॉन्ड बहुत एनर्जिशियस है। अब इसी से जो न्यूक्लियोटाइड होता है हम उसको बोलते हैं AMP, एडिनोसाइन मोनोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट मतलब फॉस्फेट एक है, मोनो मतलब फॉस्फेट एक। जैसे ही अगर इसके साथ मैंने एक फॉस्फेट ग्रुप और अटैच कर दिया, फॉर एग्जांपल एक फॉस्फेट ग्रुप मैंने और अटैच कर दिया, एक तो ये O हो गया, इधर O माइनस हो गया और इधर O माइनस हो गया, एक ये, इसके साथ और एक मतलब और एक ग्रुप को मैंने जोड़ दिया, फॉस्फेट को एक और ग्रुप जोड़ दिया तो इधर तो O माइनस और इधर O माइनस। तो आप देखो तीन फॉस्फेट जैसे ही जोड़ा ना तो फर्स्ट जब भी था तो ये फर्स्ट जो था यहां से यहां तक ये था आपको, ये था AMP। ठीक, AMP के बाद जब दो फॉस्फेट आ गया ना तो ये AMP के साथ एक और जब जुड़ गया तो ये हो गया ADP। और जैसे ही ये तीन फॉस्फेट से जुड़ गया, तीन फॉस्फेट से ये हो गया ADP। ओवरऑल मेरा ये कहने का मतलब है कि जब जैसे मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप तो एडिनोसाइन हुआ, एडिनोसाइन बना। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप जब अटैच है तो वो हो गया मोनोफॉस्फेट। आप देखते हो कि मैंने आपको बताया था कि ये एनर्जी रिलीज करवाने में काम होता है। तो ये एसिड और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनता है एस्टर बॉन्ड, ये भी बहुत एनर्जिशियस बॉन्ड होता है। और ये जो देखो फॉस्फोरिक एसिड फिर एक फॉस्फोरिक एसिड, दो फॉस्फोरिक एसिड में रिएक्शन हुआ, एसिड और एसिड मिलकर एनहाइड्राइड बॉन्ड बनाता है। और ये जो एनहाइड्राइड बॉन्ड है O और O के बीच में जो एनहाइड्राइड बॉन्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसमें बहुत सारा एनर्जी स्टोर होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि एटीपी से सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, फिर एडीपी, फिर एएमपी। तो मोनोफॉस्फेट जो है, मोनोफॉस्फेट जब एक फॉस्फेट जैसे हमको न्यूक्लियोसाइड बना था, न्यूक्लियोसाइड में हम एडेनिन जोड़ दिए तो एडिनोसाइन बन गया, ग्वानिन जोड़ दिए तो ग्वानोसाइन बन गया, थायमिन जोड़ दिए था थायमिडीन बन गया, क्योंकि हम पायरिमिडीन के लिए DIN बता दिए थे। उसी तरह अगर हम साइटोसिन के लिए तो साइटिडीन बन गया था। जैसे ही एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन मतलब थायमिडीन, साइटिडीन ये सब हो गया, इसमें जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो हमको ये हो गया एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट जुड़ा तो एडिनोसाइन हो गया मोनोफॉस्फेट। उसी तरह दूसरा जुड़ा तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो हमको एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। उसी तरह तीसरा ग्रुप जुड़ा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसी तरह हमको एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियोटाइड का एक बार स्ट्रक्चर में फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही ये आपको प्यूरिन के साथ बना,
फ्यूरिन। अब उसी तरह पायरिमिडिन के लिए देखोगे तो ये C1 जो है N1 से बना लिया, और इस तरह C5 जो है इससे बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें और कोई भी चीज नहीं है, ये अल्कोहल और एसिड के बीच में ये एस्टर बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और जब भी हम इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप को और अटैच करेंगे, एक फॉस्फेट ग्रुप और अटैच किए तो एक तो डबल बॉन्ड यहाँ, एक O माइनस इधर और एक O माइनस इधर, तो एक O माइनस इधर, तो तीन तरह है। तो इस ये वाला तो फिर वैलेंशियम को यूज हो जाएगा, फिर एक डबल बॉन्ड O इधर, O माइनस इधर, ये तीन फॉस्फेट जैसे ही हुआ तो ये हो गया आपको, इसको बोल देते हैं हम, ये क्या है, ये है आपको साइटोसिन, ये है साइटोसिन। तो साइटोसिन और शुगर, देखो साइटोसिन, साइटोसिन प्लस शुगर, शुगर ये मिलके बना साइटिडीन, साइटिडीन बना। और साइटिडीन में जैसे ही एक फॉस्फेट हम अटैच कर दिए, इसको एक फॉस्फेट अटैच कर दिए तो ये हमको बन गया CMP, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक, जैसे ही इसको हम दो को अटैच कर दिए तो ये हमको बन गया साइटिडीन डाइफॉस्फेट। जैसे ही हम तीनों को अटैच कर दिए, ये बन गया CTP, मतलब साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। उसी तरह हम इसके जगह पे आपको क्या करना है, इसका पोजीशन चेंज करना है, और इस मतलब ये तो ठीक है, इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो ये थायमिन बन जाएगा, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो थायमिन जैसे ही जोड़ेंगे, थायमिन प्लस शुगर मिलकर के थायमिडीन बना देगा, और थायमिडीन के साथ एक फॉस्फेट जुड़ करके थायमिडीन मोनोफॉस्फेट बना देगा। दो फॉस्फेट ग्रुप जैसे ही जुड़ा तो थायमिडीन डाइफॉस्फेट बना देगा, तीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट बना देगा। जब भी ट्राइफॉस्फेट बना देगा उसमें तीन फॉस्फेट ग्रुप है, और जब भी मैंने बताया है कि दो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनना है एनहाइड्राइड बॉन्ड बनता है, वो बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी होता है, तो इसीलिए हम ATP और GTP और AMP से हमको एनर्जी मिलता है, क्योंकि ये एनर्जीशियस बॉन्ड होता है। एस्टर बॉन्ड भी एनर्जीशियस बॉन्ड है। तो ओवरऑल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, न्यूक्लियोसाइड कैसे बना, ATP का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ADP का कैसे हुआ, AMP का कैसे हुआ, कैसे मतलब नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाया, कैसे न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनाया, और यही आगे जाके आपको बहुत सारा पॉलीमर जुड़ता है और जुड़ता है न्यूक्लिक एसिड बनाता है। तो ये ओवरऑल आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया। थैंक यू।